हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएसआर चितलांगन। आप सबका स्वागत है आईसीडीआर रेगुलेशंस के कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले सब्जेक्ट के ब्रांड न्यू लेक्चर में। पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलना था, फिर आईसीडीआर बोलना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं आईसीडीआर, और ब्रेक के पहले हम लोगों ने अपना प्रेफरेंशियल इशू कंप्लीट किया था। लास्ट टाइप का इशू बचा है, 2 पेज का चैप्टर है, फटाक से देखते हैं, आज ही चैप्टर को अपने निपटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट। हम लोगों ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट को डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। जब हम लोगों ने प्रेफरेंशियल इशू स्टार्ट किया था, उसी लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्टिंग का थोड़ा सा टाइम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट का ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंट के पीछे भी किया था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? जो पब्लिक शेयर होल्डिंग तक आपको बस ऐसे पूरा चलो, तो जब कोई कंपनी इशू करती है, हम लोगों ने हम लोगों ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का देखा था कि अगर मान लो आपका 400 करोड़ तक है तो आपको 1600 करोड़ तक है तो आपको 25% मिनिमम पब्लिक। पोस्ट इशू कैपिटल अगर 1600 करोड़ से 4000 करोड़ है तो 400 करोड़, ठीक है। 4000 करोड़ से 1 लाख करोड़ है तो 10%, 1 लाख करोड़ से ऊपर है तो 5%, राइट। लेकिन आपका बेसिक रूल एससीआरआर का क्या है? दैट अ लिस्टेड कंपनी हैज टू हैव मिनिमम 25% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो यहां पे आपने 10% अलाउ कर दिया, बट एससीआरआर बोलता है 25%। तो कहीं ना कहीं तो इवेंचुअली आपको लाकर 25% करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसको फासन अप करने के लिए, अब देखो 25% में लाने के लिए मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ानी है, मतलब या तो वापस एफपीओ करो, विच इज अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। एफपीओ भी करोगे, उसमें वापस से प्रमोटर्स को भी पैसा देना पड़ेगा, बहुत झंझट होता है। तो हमने बोला एक स्पेशल टाइप का प्लेसमेंट हम लोग बुला के लाते हैं, जहां पे हम लोग अलाउ करेंगे कि प्रमोटर्स भी अपना ऑफर फॉर सेल कर सके। प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाएगा और आपका पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाएगा। अच्छा, कोई 1-2 इन्वेस्टर्स के पास इतना बड़ा पैसा होगा क्या कि वो प्रमोटर से इतना 10% शेयर 15% शेयर खरीद ले? तो वो केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट करके एक पूरा बनाया प्रोसेस, जिसका मेन इंटेंशन ये था कि अगर किसी कंपनी को अपना शेयर होल्डिंग 10% से बढ़ा के 25% लाना है एंड दे डोंट वांट टू गो पब्लिक अगेन, तो वो लोग सिंपली एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के पास जाएंगे, उससे इन्वेस्टमेंट लेंगे एंड उसको ऑफर फॉर सेल के थ्रू प्रमोटर्स का होल्डिंग उठा के दे देंगे। समझ में आया सबको? नाउ पहला क्वेश्चन इज व्हाई इज इट कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट? क्योंकि जब हम लोग ये प्लेसमेंट का एक पूरा नया तरीका बना रहे थे तो वी वांटेड टू कीप ओनली सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस विद इन इट्स एम्बिट। हम हर कंपनी को, हर एंटिटी को नहीं आना देना चाहते थे, तो हम लोगों ने 13 एंटिटीज का एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। ये 13 लोगों के लिए ही आप जब कर रहे हो तो आप क्यूआईपी कर सकते हो, इनके अलावा क्यूआईपी नहीं किया जाता है। फॉर दैट मैटर आईसीडीआर में क्यूआईबी करके जहां पे भी पढ़े हो ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सो फॉर एग्जांपल आपने एलोकेशन में पढ़ा था, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्यूआईबी का कितना होता है? मैक्सिमम 50%। ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग प्रोसेस में मिनिमम 75%। तो वो कौन से क्यूआईबीज है? वो ये वाले क्यूआईबीज है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते कहीं ना कहीं एक तरीके से, इसलिए इनमें एंकर इन्वेस्टर वगैरह को भी हम इंक्लूड कर देते। पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इसका डेफिनेशन। बाय बिकॉज ये एक क्लियर कट लिस्ट है 13 लोगों का। यहां पे आप अपने मन से कुछ नया ऐड नहीं कर सकते हो, अपने मन से कुछ नया डिलीट नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ दीज 13 पीपल। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, बट फटाक से एक बार वापस देख लेते हैं। सो म्यूचुअल फंड, बीसीएफ, एआईएफ एंड एफवीसीआईज, ठीक है। देन एफपीआईज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, यूनिलैटरल और मल्टीलैटरल और बायलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिडको, इसको सिडको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंश्योरेंस कंपनी, पीएफ, पेंशन फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो कि आपका इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के द्वारा सेटअप किया था गवर्नमेंट ने। उसके अलावा इंश्योरेंस फंड जो कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का होता है। इंश्योरेंस फंड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आपका जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसका भी एक होता है इंश्योरेंस फंड वो, या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। इन 13 लोगों को ही हम लोगों ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की लिस्ट में डाला है। तो पूरे आईसीडीआर में आपने क्यूआईबी या क्यूआईपी अगर कहीं पे भी पढ़ा है तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दीस पीपल ओनली। समझा? सब लोग खड़े हो जाओ, पता है जिसने किया उसको पता है। चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, चलो 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 चलो। कोई बात, तू तो ऐसे ही बाहर खड़ी रहती है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सब खड़े होंगे। तुम तो कल छुट्टी मारे पैर दर्द के मारे, वो तो अच्छा हुआ मेरा क्लास नहीं था कल। अच्छा आया था क्या? हाँ तब ठीक। मेरे क्लास में अगर तुम ये बहाना मार के छुट्टी मारता, पैर दुख रहा, क्रिकेट बंद करवा देते। हाँ नो, मेरा नहीं दुख रहा। नहीं, हम लोग सब खड़े रहेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या हुआ? तो संडे है तो अच्छा ये वीटो यूज कर लेंगे, तो इसका वीटो हम छीन लेते हैं अभी। नहीं तो नो बेबी नो। चलिए
अब आते हैं रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइसिंग वगैरह के लिए। अच्छा, रेलेवेंट डेट क्या होगा? अगर मान लो आपका इक्विटी शेयर्स आप दे रहे हो, तो इक्विटी शेयर्स के केस में जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग कराई और डिसाइड किया कि हम लोग QIP करने वाले हैं, दैट विल बी द रेलेवेंट डेट। अगर आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो, तो जिस दिन मीटिंग हुआ था डायरेक्टर्स का, या फिर जिस दिन आपका कन्वर्जन हुआ था, उस दिन को हम लोग बोलते हैं रेलेवेंट डेट। समझ में आया? सिंपल सा था, कुछ नया पढ़ा हम लोगों ने। अभी लिखना नहीं है, जब लिखना होगा तो हम टेबल का बोले दे देंगे, डोंट वरी। तुम आ गया? यू आर द ओनली वन हु इज नॉट अलाउड टू टेक एनी, मेरी मर्जी। आ गया? आगे नहीं, अभी लिखने का कुछ है ही नहीं इसमें। अभी ये पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हम देंगे ना लिखने के लिए। चलो, अब जनरल कंडीशंस। क्या QIP के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? सोचो वापस से, लगेगा कि नहीं लगेगा? QIP का मतलब केवल ये होता है क्या कि ऑफर फॉर सेल ही हो रहा है? नहीं होता ना। QIP का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी स्पेसिफिकली फ्रेश इशू कर रही है अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, तो अगर वो कर रही है तो शेयर होल्डर्स का डाइल्यूट हो रहा है, QIP में स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको रेलेवेंट डेट बताना पड़ेगा। दूसरा, हाँ नहीं, हाँ, अब आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो ना, OFS हो रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं कराना, नॉर्मल हो रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन कराना। हमने रूल ही बना दिया स्पेशल रेजोल्यूशन लो। OFS हो रहा है तो एनीवे शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम क्या होगा, तो पास करवा ही देंगे ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है अपना। ठीक है। सेकंड, स्पेशल रेजोल्यूशन से अलॉटमेंट आपके प्रेफरेंशियल में कितने दिन के अंदर होना था? 15 दिन। यहां 365 डेज दिया गया। इसको क्यों बोला गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, तो उन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस क्यों बोलते हैं? ऐसे ही, तो ऐसे ही 365 डेज दिया गया है। ठीक है। नाउ ये कंडीशन थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह नहीं होता है। आप QIP तभी कर सकते हो जब आप ये चीज दिखा सकते हो कि आपकी कंपनी के वही क्लास के शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कहां से पहले? जिस दिन आपने नोटिस दिया है ना अपने शेयर होल्डर्स को, उससे 1 साल पहले तक आपका सेम शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए ना। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? यू नीड टू अंडरस्टैंड। मेरी कंपनी विदाउट गेटिंग लिस्टेड, क्या अपने डिबेंचर्स लिस्ट करा सकती है? करा सकती है। मेरा कंपनी अगर मान लो शेयर्स लिस्ट नहीं करा रहा है लेकिन डिबेंचर्स इशू कर रहा है, डिबेंचर्स लिस्टेड हो सकते हैं। इवन इफ माय डिबेंचर्स आर लिस्टेड, आई एम नोन एज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है। माय शेयर्स आर नॉट लिस्टेड बट आई एम नोन एज अ लिस्टेड कंपनी। तो अगर हम लिख देते कि द कंपनी शुड बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये भी हो सकता था कि उसका कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है। इसलिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली बोला जो इक्विटी शेयर्स का आप QIP कर रहे हो, वो इक्विटी शेयर्स 1 साल पहले से एटलीस्ट लिस्टेड होना चाहिए। समझ में आया? मतलब बहुत ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट वेरी ऐसे वो, बट आपको समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स में से कोई भी भगौड़ा नहीं है, दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। एंड लास्ट, 2 QIPs के बीच में एटलीस्ट 2 वीक्स का गैप होना चाहिए, कूलिंग पीरियड होना चाहिए एटलीस्ट 2 वीक्स का। समझ में आया सबको? ठीक है। चलो अब रीड कर लो आराम से, टेका वेका लेके जो रीड करना है, बैठना नहीं है, बस रीड करना है, और जो भी लिखना है लिख लो। दो QIPs के बीच में एटलीस्ट 2 वीक्स का गैप होना चाहिए। जैसे 2 CIRP के बीच में एटलीस्ट 12 महीने का होना चाहिए ना, वैसे CIRP 12 महीने। ज्यादा ICDR पढ़ ली तो CIRP भूल गई पूरा। देख रहे हैं इसको? चलो अब इसमें एक बात बताओ। हाँ नहीं, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अब एक बात बताओ, अभी इसमें से कोई तो क्वेश्चन पूछा था ना OFS वाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोग का पूरा शेयर होल्डर्स का जो रेजोल्यूशन अपने पास करते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तुम्हारी डाइल्यूट हो रही, ठीक है। अब अगर प्रमोटर्स OFS कर रहे हैं तो इसने पूछा ना कि वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन करने की जरूरत है क्या? हम लोगों ने बोला लॉजिकली नहीं है जरूरत, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सेप्शन दिया है कि अगर प्रमोटर्स OFS कर रहे हैं with the intention of bringing up the minimum public shareholding, ठीक है, in that case आपको पॉइंट 1 and 3 ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब वो तो प्रमोटर्स बताएंगे ना, आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है ना। अगर मान लो प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग का OFS किया, अब OFS जरूरी है क्या कि हम पब्लिक शेयर होल्डिंग करने के लिए बस करेंगे? हो सकता है ना प्रमोटर को मन किया मुझे पैसा कमाना है, चलो OFS कर देते हैं, उस केस में नहीं। बट अगर मान लो प्रमोटर्स ने OFS किया है विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग द पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो आपको ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और ना ही ये 1 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। ये 2 चीज नहीं लगता है, बाकी सारे कंडीशंस लगते हैं। समझ में आया? तो हम लोगों ने OFS को भी स्पेसिफिकली ऐसे अलग से पूरा एग्जाम्प्ट किया है क्या स्पेशल रेजोल्यूशन से? नहीं, केवल जब OFS कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अप योर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, केवल तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा।
समझ में आया सबको? थर्ड वाला हाँ लगेगा, बट अगर आप ये दिखा सकते हो कि आप QIP कर रहे हो IPO के स्टेज में, हाँ हाँ वो सब औपचारिकता होता है बस, मतलब फॉर्मेलिटी। चलो रीड करो सब लोग, और नीचे जो डब्बा बना हुआ है वहां पे चार्ट बनाओ। हाँ केवल जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो लिखना है। देखो उसके ऊपर वाला तो आपको कुछ चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे पहला कंडीशन क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड इफ OFS फॉर इंक्रीजिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। सेकेंड, allotment within 365 days of notice of SR. Third, at least 1 year from listing. Not required OFS increase in minimum public shareholding. Fourth, director promoter fugitive economic offender QIP not allowed. And fifth, एक QIP से नेक्स्ट QIP months. ओह सॉरी, हाँ एटलीस्ट 2 weeks। मेरे दिमाग में उसी IRP चल रहा था। थोड़ा ऐसे कलरफुल पेन से लिखा कर, देयर इज अ रीजन। हाँ तब ठीक है, ओके क्योंकि वो नोटिस ऑफ SR से ही देखा जाता है 1 साल पहले। स्पेशल रेजोल्यूशन के मीटिंग के लिए जो नोटिस भेजोगे उससे 1 साल पहले। हाँ लिखते वक्त ले सकता है। मस्त टीका लेके खड़ा ना, तुम भी पता ही नहीं चल रहा कि खड़ा है कि बैठा है, और उसके वजह से सब खड़े हैं बाकी। नो 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 नो, ईशान के साथ फर्स्ट टाइम हुआ, थोड़ा उसको फील तो आने दो कि तुम लोग कितने दिन से क्या चीज, ऐसे उसको अकेले खड़े नहीं दे सकते ना। हाँ क्या, ओके मेरे को तो याद नहीं है ऐसा कुछ। तेरे साथ भी तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसा क्या? ओ होगा फिर। चलो अब देखो, ऑफर फॉर सेल अलाउड है इसमें, ठीक है। हम लोगों ने IPO के टाइम भी ऑफर फॉर सेल के एडिशनल कंडीशंस पढ़े थे, फिर राइट्स में नहीं पढ़ा, प्रेफरेंशियल में नहीं पढ़ा, बिकॉज वहां ऑफर फॉर सेल होता नहीं है। फिर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल अलाउड होता है, तो उसके कंडीशंस, पहला, अगर किसी भी प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप ने पिछले 12 महीने में अपने कोई भी इक्विटी शेयर्स खरीदे या बेचे हैं ऑफ दिस कंपनी, तो वो ऑफर फॉर सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको करना ही है ऑफर फॉर सेल तो एडिशनल शेयर्स खरीदो मत ना, बेचना ही है तो शेयर्स खरीदो मत। और अगेन, अगर ऑफर फॉर सेल करने वाले हो QIP को, तो किसी और को क्यों बेच रहे हो फिर?
एक जगह से ही बेचो ना। तो दोनों तरीके से आप अगर आज ऑफर फॉर सेल करने वाले तो इससे पहले 12 महीने में आपको 12 वीक्स में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने पिछले 12 वीक्स में कोई भी तरीके से ना तो शेयर्स इस कंपनी के अलग से खरीदे हैं ना अलग से बेचे। नहीं खरीदने के पीछे का लॉजिक क्या है कि ऑफर फॉर सेल में बेचने वाले हो तो खरीद क्यों रहे हो एक्स्ट्रा, मत खरीदो। और दूसरा, अगर ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हो तो उसके लिए वेट कर लो, बाकी लोग को मत बेचो, तो बेचना भी अलाउड नहीं है। समझ में आया? ओएफएस कर लिया, उसके बाद 12 वीक्स तक भी आपको ना तो खरीदना ना बेचना अलाउड है किसी भी तरीके से अपने इस कंपनी के शेयर्स। तो ना पहले के 12 वीक्स ना आगे के 12 वीक्स। समझ आया? एंड लास्ट, मान लो 12 वीक्स में अगर आपको बेचना भी पड़ जाए तो आप बेच सकते हो केवल स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म या ओपन मार्केट सेल के थ्रू। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपका 12 वीक चल रहा है उसमें आपने आज स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के से बेचा, फिर कल भी बेचा, फिर परसों ही बेचा। दो के बीच में एटलीस्ट 2 वीक का गैप होना चाहिए। समझ में आया? तो अभी हम इसका चार्ट बना दे रहे हैं, फटाक से लिख लो। ये ऑफर फॉर सेल है, इसके पहले का 12 वीक्स और इसके बाद का 12 वीक्स। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप नॉट टू बाय सेल एनी शेयर्स। यहां पे भी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप नॉट टू बाय सेल एनी शेयर्स। इसका एक्सेप्शन क्या है? कैन सेल ओनली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म और ओपन मार्केट। इतना भी लिख लो तो काफी है। अगर आपको आगे लिखो भी नहीं कि 2 के बीच में 2 वीक्स का गैप होना चाहिए, दैट इज फाइन। तो 12 वीक्स लिखा हुआ है, हाँ, जस्ट इन केस किसी को नहीं समझा तो उसकी तरह लिख लेना ऊपर रख के पर दिन की तरफ, तो नीचे लिख ले, इसकी तरह लिख ले। ये तो उबासी लेने के पहले सोचना था ना। तो एवरीबडी इज जॉइंटली एंड सेपरेटली लायबल, कि वो भी तो तुम लोग की वजह से कितनी बार खड़ा रहा है ना, तो फिर तुम काउंट कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बार किसकी वजह से? इसी की वजह। हाँ, इससे पहले एक बार तो तेरे वजह से हुआ, आई एम श्योर 100% तेरे वजह से हुआ है। इशू की वजह से आई थिंक 1-2 बार हुआ है, आई थिंक 2 बार हुआ होगा। एक बार आयुष की वजह से हुआ है, एक बार इसके वजह से हुआ है, तेरे वजह से आज तक नहीं। तुम तो आई नहीं थी, तुम तो आता ही नहीं है। तुम क्या मेरी वजह से नहीं बोल रहे? वो कहता हूं आज तो सही पहले। चलो अच्छा, QIP खत्म हो जाएगा तब हम बैठने दे देंगे, ठीक है? 2 पेज ही है बस, 2 ही पेज है बस। हाँ 2 ही पेज है, देख ले नेक्स्ट पेज में खत्म हो रहा है। नहीं ठीक है, चलो। मॉनिटरिंग एजेंसी सेम एज IPO FPO, लीड मैनेजर सेम एज IPO FPO। तो वही है, आपको अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो मॉनिटरिंग एजेंसी बनाना पड़ेगा until unless 100% ऑफ द प्रोसीड्स आर यूज्ड। नहीं होगा तो क्वार्टरली, हर क्वार्टर में एक रिपोर्ट्स बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे, 45 डेज के अंदर लोग अपना कमेंट्स डाल के वो कर लेंगे। समझ आया? चलिए, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। व्हाट इज अ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट? ऑफर डॉक्यूमेंट को QIP के केस में प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अब एक बात बताओ, नॉर्मल केसेस में जो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट होता है वो किसी के नाम पे बनता है क्या? नहीं बनता। क्योंकि आप जब IPO FPO कर रहे हो तो किसी के नाम पे तो नहीं बनेगा ना, बट प्रेफरेंशियल इशू में हर एक इंसान के नाम पे बनता है। क्यों? बिकॉज वो आप स्पेसिफिकली एक इंसान को प्राइवेट ऑफर दे रहे हो। सेम वे यहां पे भी जब आप प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हो, द प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट हैज टू बी सीरियली नंबर्ड एंड हर उसमें आपको एक एक इंसान का नाम लिखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑफर दे रहे इशू को तो उनका एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर का होगा, जैसे नंबर 1, और उसमें लिखा रहेगा इशू अरोरा, ठीक है? सेकंड आयना को दिए तो नंबर 2 आयना जेड, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, राइट? तो ऑल योर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सीरियली नंबर्ड, ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट किसको दिया और कितने कितने लोगों को गया है। एंड एट द सेम टाइम उसका कॉपीज जो है वो केवल सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही दिया जाता है। समझा सबको? ठीक है। आपको सारा इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है अपने प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में डालना होगा। और यहाँ पे प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट एंड प्रिलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट दोनों लिखा हुआ है। देयर इज नो डिफरेंस। सम कंपनीज यूज द टर्म प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट, सम कंपनी यूज द टर्म प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट का डिफरेंस है ना, वो ये नहीं है।
प्रिलिमिनरी ऑफर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट होता है. सम कंपनीज यूज प्रिलिमिनरी, सम कंपनीज यूज जस्ट प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, नाम वाइज, देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है. लीड मैनेजर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी एस्पेक्ट है इशू से रिलेटेड वो सारा चीज आपके प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में गया हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कल ही किसी ने मेरे से पूछा था, इशू नहीं पूछा था, कि जब अपने प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे क्यों डालते हैं. ठीक है. सेम वे जब QIP कर रहे हो तो भी आप उस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे डालते हो, तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसका इशू हो रहा है. तो आप जब भी इसका मतलब डॉक्यूमेंट में तो डालोगे एज अ डिस्क्लोजर, बट उसमें आप एक स्टेटमेंट साथ में डालते हो कि ये डॉक्यूमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू अ QIP एंड द इशू इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक इन्वेस्टर्स. जैसे प्रेफरेंशियल इशू के केस में भी जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट को डालते हो ना वेबसाइट में, यू राइट ओवर देयर कि दिस इज अ प्रेफरेंशियल इशू वेयरइन ओनली सिलेक्ट इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट, दिस इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक. आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है. तो यहां पे भी आपको डिस्क्लोजर दोगे. समझ में आया? बोलो. तो बीच में हाथ उठा देते हम डिस्ट्रैक्ट कर जाते एकदम. हाँ बोलो. हाँ हाँ, और ऐसा हाथ उठाएगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा पूरा टाइम, पगला. प्रोस्पेक्टस ऐसे ट्रीट करेंगे मतलब इट इज अ प्रोस्पेक्टस, नेम अलग रखा है हम लोगों ने बस. पब्लिक को सी प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इट्स एन ऑफर डॉक्यूमेंट. अब आप उसको वैसे वर्ड के हिसाब से मत जा. डॉक्यूमेंट क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट है, कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ द इशू. जब आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो आप पब्लिक में पूरा ही खोल देते हो उसको. क्या इंटेंशन है उस डॉक्यूमेंट का? कि लोगों को इस इशू के बारे में पता चले. तो सेम में जब आप ये QIP कर रहे हो, आपने सेम डॉक्यूमेंट बनाया, आपने बस सिलेक्ट लोगों को दिया, ऑब्जेक्टिव सेम है डॉक्यूमेंट का, आपने उधर प्रोस्पेक्टस बुला लिया, इधर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बुला लिया. देयर इज नो डिफरेंस. समझ रहे? जो वहां पे डिस्क्लोजर्स देने वो डिस्क्लोजर्स यहां पे भी देना है. समझा सबको? अच्छा, प्राइसिंग पे है. प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेट करेगा क्या? राइट्स में नहीं क्या रेगुलेट, प्रेफरेंशियल में क्या रेगुलेट, QIP में करेगा क्या? करेगा. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके नॉर्मल शेयर होल्डर्स ने 10 रुपए में लिया था और इन लोगों को आप 5 रुपए में दे दिया. राइट. तो यहां पे दिया गया है प्राइसिंग. शेयर्स जो भी आप QIP में अलॉट कर रहे हो, दे शुड नॉट बी लेस देन एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द प्रीसीडिंग 2 वीक्स. ठीक है. एक ही है 2 वीक्स का, उसमें जो भी आपका हाई एंड लो का एवरेज निकलेगा उससे कम प्राइस नहीं हो सकता. उससे ज्यादा हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली हो सकता है. ठीक है. अब अगर मान लो कंपनी को मन है कि नहीं ये जो अच्छा एक बात बताओ, अब प्रैक्टिकली बताना. ठीक है. यस एकेडमी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अभी 15% पे पब्लिक शेयर होल्डिंग. ठीक है. हमें 25% पे लाना है अगले 6 महीने के अंदर अंदर. मेरे स्तर पे तो तलवार लटका हुआ है. ठीक है. अब हम आपके पास आए, हम आपको बोले कि प्लीज मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, हम 100 रुपए में आपको पर शेयर देंगे, वही हमारा इन रेगुलेशंस के हिसाब से आया है. आप नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? करोगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी जरूरत है. राइट. तो इन्वेस्टर्स भी करने का कोशिश करेंगे, उन्हें पता है कि अभी कंपनी की जरूरत है. अगर कंपनी नहीं उस मतलब उसको करती है, उस इश्यूज में शेयर्स अलॉट करती है, तो कंपनी का तो नॉन वायलेशन हो जाएगा. सो नॉन वायलेशन बोल रहे, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, कंपनी को डीलिस्ट करना पड़ जाएगा. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ओके बाय. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है. तो यहां पे अगर आप एकदम स्ट्रिक्टली ये चीज रख लो ना कि द कंपनी कैन नॉट नेगोशिएट और उसे इसी प्राइस में मिनिमम करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है. तो हमने कंपनी को बोला कि अगर एकदम ही ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे आपका इस प्राइस पे नहीं हो पा रहा है और नेगोशिएशन चल रहा है, आप 5% तक का डिस्काउंट दे सकते हो. बट डिस्काउंट देने पर नुकसान किसका हो रहा है? शेयर होल्डर्स का. तो आप उनके अप्रूवल के बिना डिस्काउंट दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे. समझ में आया सबको? ठीक है. तो आप डिस्काउंट दे सकते हो 5% तक का मैक्सिमम, बट उसके लिए भी आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा. डज इट साउंड लॉजिकल? साउंड्स लॉजिकल ना? शेयर होल्डर्स को भी पता है कि कंपनी की जरूरत है, इन्वेस्टर को भी पता है कंपनी की जरूरत है. वो गधा थोड़े है कि आपको पूरा फुल प्राइस पे लेगा, वो तो बोलेगा ही मेरे को कम प्राइस पे दो. तो हमने पहले ही डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कर दो 5%. अच्छा, किस पे है ये डिस्काउंट? मार्केट प्राइस पे है, ये फेस वैल्यू पे नहीं है. फेस वैल्यू पे डिस्काउंट होता ही नहीं है. ठीक है. अरे हाँ, यही मार्केट प्राइस ही जो इश्यू प्राइस है उसी पे FI मार्केट प्राइस ही है ना ये. हाँ, तो मार्केट के हिसाब से ना एवरेज निकाला. ठीक है. तो उसके हिसाब से आप 5% का दे सकते हो, बट शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा. अब शेयर होल्डर्स को मना लो, उनको बताओ कि ऐसा सिचुएशन है भाई, कंपनी डिलिस्ट करनी पड़ जाएगी, देख लो तुम, तो वो लोग अप्रूवल दे देंगे अपना. समझ में आया? चलो, आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लगेगा अगर आप QIP कर रहे हो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए थ्रू ऑफर फॉर सेल. ठीक है. एंड लास्ट है, इश्यू प्राइस में प्रॉपर एडजस्टमेंट करना पड़ता है. कौन कौन से सिचुएशन में? अगर आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स किया है, अगर आपने राइट इश्यू किया है, अगर आपने पुराने शेयर्स को मिला के कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेटेड शेयर्स को तोड़ा अलग अलग शेयर्स में, रिक्लासिफाई किया, या फिर अगर कोई दूसरा सर्कमस्टांसेस जिसमें सेबी के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है. सेम जो हम लोगों ने अभी इसमें पढ़ा था, प्रेफरेंशियल इशू में पढ़ा था.
इसका एग्जाम्पल हम आपको दे दिए थे कि कब कब करना पड़ सकता है। पिछले 2 वीक्स में अगर मान लो आपने शेयर्स को ब्रेक किया है या आपने कंसोलिडेट किया है तो आपको ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। समझ में आया? एंड लास्ट है आपके अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स क्या है? फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप शेयर्स को आप QIP के थ्रू इशू नहीं कर सकते हो। सेकंड, अगर आप कन्वर्टेबल, अच्छा जनरली पता है लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जनरल में इन्वेस्टर्स को ना हम लोग कन्वर्टेबल वारंट्स ही देते हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ही देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अभी हम सिक्योरिटी कन्वर्टेबल दे रहे हैं, आगे जाके इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दे रहे हो तो कन्वर्जन का डेट 60 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। वारंट्स आपको हम बोल रहे हैं कि अभी हम आपको इस प्राइस पे 10% शेयर्स दे रहे हैं, अभी यू हैव द बार्गेनिंग चिप, राइट। आप मेरे को बोलोगे नहीं मेरे को एडिशनल 10% और चाहिए, मेरे को ज्यादा कंट्रोल चाहिए, अब हम एक बार में 20% तो आपको नहीं देंगे ना, तो हम आगे के लिए, तो जनरली ऐसे ही होता है, मिला जुला के लोग करते हैं। तो अगर आपने कन्वर्टेबल इशू किया है तो कन्वर्जन का जो टाइम है 60 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट थे, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया, आपको जिस दिन शेयर्स मिला वो शेयर्स 1 साल के लिए लॉक इन हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। आप 1 साल तक उसको नहीं बेच सकते हो। समझ में आया सबको? ठीक है। लास्ट है मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज। अगर मान लो आपका इशू साइज 250 करोड़ से कम है तो मिनिमम 2 QIBs होने ही चाहिए। आप एक को पूरा 250 करोड़ नहीं दे सकते हो, और अगर 250 करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम 5 QIBs होने ही चाहिए। तो अगर आप QIP कर रहे हो, लेट्स से 500 करोड़ का करना है, तो एक ही इंसान को उठा के 500 करोड़ नहीं दे सकते हो, आपको मिनिमम 5 तो लाने ही पड़ेंगे। समझ में आया सबको? एंड अगर मान लो आपका, अच्छा लास्ट ये है, कोई भी सिंगल अलॉटी को आप 50% से ज्यादा इशू साइज का दे ही नहीं सकते हो। मतलब इन एनी केस योर इशू हैज टू हैव 2 अलॉटीज। QIP जब भी कर रहे हो 2 अलॉटीज होने ही पड़ेंगे, क्योंकि द बेसिक रूल इज आप एक अलॉटी को इशू साइज का 50% ज्यादा दे नहीं सकते हो। तो अगर 10 करोड़ का भी इशू हो रहा है ना, आप एक इंसान को 5 करोड़ से ज्यादा दे ही नहीं सकते हो, वो बेसिक रूल है, ठीक है। तो कितने का भी करो, आपका बेसिक रूल यही बोलता है कि 50% से ज्यादा किसी एक को नहीं मिल सकता, ऑफ वॉट एवर इशू यू आर डूइंग। अब इशू के हिसाब से 250 करोड़ का है तो 2 में काम चला लो, अगर 250 करोड़ से ऊपर है तो मिनिमम 5 लगेंगे ही लगेंगे। समझ में आया? इतने आपके मेन कंडीशंस थे। और लास्ट नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बाकी है, वो देखेंगे, फिर आपको हम पढ़ने का टाइम देंगे, ठीक है। नाउ एक बार एप्लीकेंट ने आपके पास आया प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, आपने अपना एप्लीकेशन डाला, फिर आप उसको विड्रॉ या वेरी नहीं कर सकते हो। अब वेरी किस एंगल से होगा? प्राइस के हिसाब से वेरी होता है क्या? क्या यहाँ पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस करते हैं अपने? बुक बिल्डिंग नहीं होता QIP में, फिक्स प्राइस ही होता है। तो इट्स विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ शेयर्स। आपने पहले एक बार मेरे को एप्लीकेशन में बोल दिया कि हाँ ठीक है हम आपसे 10% शेयर लेंगे, अब आप उसको कम करके 8% बोल नहीं सकते हो। हम तो आपको बोलते हैं पहले ये सब डिसाइडेड होता है, ये बस फॉर्मेलिटी होता है ना, फॉर्मेलिटी के टाइम भी तो कंपनीज गड़बड़ कर सकती है। तो हम लोग बस एक सेफगार्ड डाल दिया कि अगर आप QIP करा रहे हो तो एक बार इंसान ने अपना एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद वो ऊपर नीचे नहीं कर सकता, वो विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। सेकेंड, मिनिमम 10% आपको म्यूचुअल फंड्स को देना पड़ेगा, बट अगर नहीं दे पाए म्यूचुअल फंड्स को तो आप बाकी लोग को भी दे सकते हो। नेक्स्ट में वही दिया हुआ है, तो इट इज नॉट अ मैंडेटरी क्लॉज, इट्स अ डायरेक्टरी क्लॉज। आपको ट्राई करना है कि आप जो भी इशू कर रहे हो उसका एटलीस्ट 10% म्यूचुअल फंड्स को दिया जाए। क्यों ये म्यूचुअल फंड्स को इतना भाव देते हैं हम लोग, और क्यों करना है प्रमोट म्यूचुअल फंड्स को? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी अल्टीमेटली पब्लिक का ही फायदा हो रहा है, राइट। पब्लिक का ही फायदा हो रहा है तो आप पब्लिक को फायदा दिलाना चाह रहे हो। एंड द लास्ट वन इज, आप QIP में किसी भी बायर को अलॉट नहीं कर सकते हो जो प्रमोटर या प्रमोटर से रिलेटेड हो। समझ में आया? तो दिस वाज अबाउट QIP, इतना ही था, ठीक है। तो QIP में हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। बायर्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा आपके कंडीशंस क्या क्या होते हैं। कंडीशंस के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ऑफर फॉर सेल के कंडीशंस क्या क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा, प्राइसिंग के बारे में पढ़ा, और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा। अब बैठो, इसको रीड करो, बैठो इसको रीड करो एंड देन चार्ट बनाओ। प्लेस में बैठ जा। अच्छा बना ले फिर, कोई बात नहीं, मेरा भी दुख रहा है, क्या कर सकते हैं बता, दिस इज लाइफ। चलो रीड करो, उसके बाद अपनी चार्ट बनाएंगे। तो पढ़ा दे आके, हम पढ़ाते क्या, हम तो ऊपर से बस बताते ये डॉक्यूमेंट है, 2 मिनट का काम है, कर लेते एटलीस्ट, फिर बाद में लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ, तो अगर नॉर्मल आप मार्केट के थ्रू कर रहे हो, ऑफ मार्केट नहीं कर सकते, ऑफ मार्केट अलाउड नहीं है, इसमें ही है बस।
बनाना है ना? हाँ हम बनवाएंगे, पहले रीड तो करो सब। अब इसके बाद आपके 4 चैप्टर्स है। एक आईएफएससी के ऊपर है 10 पेज का, नहीं 20 पेज का चैप्टर। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बस कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, वो 10 पेज का चैप्टर है। फिर फॉरेन फंडिंग के ऊपर है 40 पेज का, एंड डेट फंडिंग के ऊपर है 60 पेज का। डेट लास्ट में करना है। नहीं, बट आईसीडीआर 95 पेजेस है, कहाँ है तुम? बुक का आईसीडीआर इज 80 पेजेस, दैट इज 60 पेजेस। तो अगर इसमें अपने को 14 लेक्चर्स लगे तो उसमें समवेयर अराउंड 10 लेक्चर्स लगेंगे। बट नहीं, इतना लंबा मेरे को चैप्टर भी लेने का मन नहीं, आई विल टेक अ स्मॉल चैप्टर अभी। हाँ, बट अगर हम वो 10 पेज का फॉरेन इंस्टीट्यूशंस करें तो आई वुड प्रेफर कि उसके जस्ट बाद हम फॉरेन फंडिंग कर ले, तो फॉरेन वाला एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने आईएफएससी एकदम डिफरेंट चलता है, तो वो लास्ट में कर सकते हैं, फिर डेट कर लेंगे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन छोटा सा भी है, 10 पेज का है, 2-3 दिन में आपको भी लगेगा वाह एक और चैप्टर खत्म, और थोड़े आपके बाकी टीचर्स भी डर जाएंगे, तो वो भी ठीक है। जैन फर्स्ट वीक आराम से। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और छुट्टी है, उसके बाद आने के बाद वापस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 15 दिन आने के बाद 15 ही दिन है ना मेरे पास। हाँ, 28 फरवरी के बाद नहीं बुला रहे आप लोग को, बाय बाय टाटा। होगा तो एक आध संडे बुला लेंगे, बट उसके अलावा बाय बाय टाटा। हाँ, सारे ही चैप्टर्स रिपीटेड है, तो हम लर्न कराए बैठ के अब। नो हाँ, तो वो मेरा मतलब मेरा तो वो है ही नहीं लर्न कराने वाला, मेरे से तो नहीं हो पाता लर्न कराना। चलो हो गया। आइए इसके कंडीशंस लिख लेते हैं, अदर पॉइंट्स। पहला, नो पार्टली पेड अप। दूसरा क्या था? कन्वर्टेबल टेन्योर मैक्स 60 मंथ्स। तीसरा, लॉक इन 1 ईयर। चौथा, इशू लेस देन 250 करोड़, मिनिमम 2 अलॉटीज, more than 250 crores, minimum 5 allottees, and last, single allottee not more than, हेलो हेलो, हम क्लास में सर, सेकंड फ्लोर, क्लास चल रहा है। अरे नहीं, हम ब्रेक ले लिए थे, अब ये बस चैप्टर खत्म करके ही आते हैं। अरे नहीं, आप लोग कर लो, हम आते हैं आराम से, अभी जस्ट हम ब्रेक लेके आए वापस प्रोफेशनल वाले क्लास में। हाँ हाँ, आप ही का है किसी यो, अब भी तो ब्रेक दे के आए वापस, अब बस ये चैप्टर खत्म करना है, 4 पेज पढ़ाना है, हो जाएगा चैप्टर। अब बस अभी फ्लो में चल रहा ना सर, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5-10 मिनट में मेरा खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक, तो फिर आते हैं। हाँ चलिए डन। चलो प्राइसिंग का भी लिख लो। पहला कंडीशन क्या है? एवरेज हाई लो ऑफ 2 वीक्स, मैक्स 5% डिस्काउंट। क्या लगेगा उसके लिए? शेयर होल्डर अप्रूवल। और क्या था? नहीं वो तो नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, adjustment allowed, and fourth, not applicable if promoter OFS increase in public shareholding। यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला पॉइंट छूट गया था, 10% for
म्यूचुअल फंड्स इफ पॉसिबल। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टरी है। चला, ऑनलाइन वाले बच्चों जिंदा हो आप लोग? क्या आप सब जिंदा है? तैयार तैयार। कहाँ पे लिखा? नॉट एप्लीकेबल इफ प्रमोटर ओएफएस कर रहा है टू इंक्रीज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। फिर से आगे मतलब? अरे हम ब्रेक देके आए थे लोगों को, आप लोग निकल रहे हो क्या? निकल रहे तो मेरे पास चाबी है नीचे ऑफिस की। अच्छा इस क्लास की चाबी दे दो आप प्लीज। हाँ 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 ना, क्या रोहित भैया, धन्यवाद। सब बैठे रह जाते हैं हम लोग यहीं पे, खत्म ही कर देते फिर तो हम लोग फंडिंग पूरा। हाँ हाँ बात हो गई मेरी। पूरा प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर वाला पूरा ही एप्लीकेबल नहीं है अगर आप ओएफएस कर रहे हो तो। किसका किसका लेक्चर्स छूटे हुए अभी कवर करने के लिए? क्या किए थे फ्राइडे अपने? प्रेफरेंशियल, बस वही एक हुआ था। तो कल क्या कर रहा था? कल छुट्टी था तो घूमो दिन भर, घूमो घूमोगे दिन भर। तेरा कौन सा? वो कब का छूटा हुआ है? तो पिछला संडे क्या कर रहा था? और नहीं तो क्या? बाकी सब हो गया क्लियर? ठीक है चलो, सारा हो गया, तेरा सारा कंप्लीटेड है। संडे की जगह कल छुट्टी मिला तो नहीं किया? कल छुट्टी मिला था कि नहीं मिला था? तो कल तक हो जाएगा कंप्लीट। अभी घर जाके क्या प्लान है? क्या कितना तुम पहाड़ तोड़ा है सुबह से, जो आराम करना है तेरे को कल? ओहो हो, घर पे चिल मार रहा था तुम एक बार जब वो पूरा काम हो गया था, उसके बाद तो तुम करता है काम? अच्छा अच्छा, मेरे को दिन भर घर पे पड़े पड़े लेक्चर में दिखता था तुम। पता है मेरे को, सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम शादी का तैयारी करते करते पढ़ा रहे तुम लोगों को, बकवास। कोई मेरे को अपने तबीयत का या एक्स्ट्रा काम का अगर इस बैच में बोला है ना कि सर काम था, तब बताते तुम लोग को। चलो, डॉक्यूमेंटेशन प्री इशू कवरिंग लेटर फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, 2 days प्रायर इंटीमेशन जो आपने दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए, देते हैं ना? चलो, रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किया, देखो ये लोग का हाइलाइटर ही रेडी नहीं है। हाइलाइटर कहाँ है तेरा? हाईलाइट करो। चलो नेक्स्ट, नोटिस जो आपने शेयर होल्डर्स को भेजा, शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास जो किया था, फिर एक ड्राफ्ट प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, उस समय सेबी के पास जमा करना पड़ता है। अब्रिज शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब्रिज मतलब एकदम शॉर्ट, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को बस प्री और पोस्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दो। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो आपका मर्चेंट बैंकर देता है, कॉन्फर्मेशन एमडी एट सीएस के द्वारा, अगर कोई और इश्यू आप करने वाले जिसका अप्रूवल्स पेंडिंग है वो, एंड प्रोसेसिंग फी। ठीक है, नेक्स्ट है जब आप प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट को वेबसाइट में डालते हो तो क्या क्या चाहिए होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, प्रिलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में। आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, मेरे से मत पूछना, ऑब्वियस की बात है सॉफ्ट कॉपी दे रहे हो तुम पीडीएफ में ही देंगे, बट ठीक है। एंड पोस्ट इशू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? लेटर ऑफ एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है? लिस्टिंग एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का एप्लीकेशन कहां से आने लग गया? बोर्ड रेजोल्यूशन जहां पे आपने सिक्योरिटीज को अलॉट किया था, अलॉटीज का लिस्ट,
एंड कितने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने अलॉट किया है वो पूरा डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ अलॉटीज जिनको 5% से ज्यादा सिक्योरिटीज आपने ऑफर किया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री एंड पोस्ट दोनों होता है, एडिशनल लिस्टिंग फी अगर एप्लीकेबल है तो, अगर केवल ओएफएस करे तो एडिशनल लिस्टिंग फी नहीं देना पड़ता है क्योंकि आपने पहले ही उन शेयर्स के लिए लिस्टिंग फी दे रखी है, ठीक है। कॉन्फर्मेशन एमडी एंड सीएस के द्वारा, सीएस का सर्टिफिकेट जहां पे आपने रिसीट ऑफ फंड्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है, डीडी सर्टिफिकेट फ्रॉम मर्चेंट, बगल में बैंकर लिख लेना, ठीक है। पोस्ट इशू आपने सारा काम कर लिया है, समरी ऑफ बिड्स वगैरह वो कॉन्फर्मेशन मर्चेंट बैंकर के द्वारा, फाइनल प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट जो आपका होता है उसका सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, अगर कोई एक्सचेंजेबल सिक्योरिटीज थे तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज एंड कन्वर्जन, एंड लास्ट इज अलॉटीज का लिस्ट इन एक्सेल। बस यहां पे हमारा खत्म होता है अपना 5वां टाइप का इशू, दैट इज QIP। तो हम लोगों ने ICTR के अंदर 5 इश्यूज पढ़ लिए, IPO, FPO, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू एंड QIPs, ये 5 कंप्लीट हो गए। अब आपको इस चैप्टर में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे एंड फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का सिलेबस ये है एकदम ऑल टुगेदर, इस चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ग्रीन शो ऑप्शन एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पैराग्राफ में अपने को कुछ करना नहीं है, इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो अपने जब प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे ना उस समय विल प्रैक्टिस, ठीक है। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे हम लोगों ने SME IGP ये सब पढ़ा था ना, तो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अलग अलग बोर्ड्स होते हैं जहां पे आप अलग अलग टाइप की कंपनीज को लिस्ट करवाते हो सो दैट इंटरमिंगलिंग ना हो जाए, ठीक है। तो एक तो होता है मेन बोर्ड, मेन बोर्ड पे आपकी जो नॉर्मल कंपनीज होती है उनको आप लिस्ट करा देते हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा एक SME बोर्ड होता है जहां पे आप स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लिस्ट कराते हो। फिर तीसरा आने लग गया IGP जहां पे आप स्टार्टअप्स को लिस्ट कराने लग गए। तो हम लोगों ने बोला कि ऐसे देखा जाए तो फिर स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग को एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो हम लोग कर सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट इन द सेंस दैट वो कंपनीज जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, फिलैंथ्रोपी के लिए काम करती है, वैसी कंपनीज को भी तो हमें लिस्ट कराना चाहिए। अब मेन बोर्ड पे उनको आप लिस्ट नहीं करा सकते हो, व्हाई? बिकॉज मेन बोर्ड में पीपल आर एक्टिवली लुकिंग फॉर कंपनीज जो प्रॉफिट्स दे उनको, राइट। कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कब देगी, जब कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही होगी। बट आपकी वैसी कंपनी जो केवल सोशल वर्क में काम करती है वो तो उतना प्रॉफिट कमाती नहीं होगी। तो हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग सेगमेंट बना दिया पूरा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल एंटरप्राइजेस को ही लिस्ट कराते हैं। अब सोशल एंटरप्राइजेस कौन होती है? सोशल एंटरप्राइजेस वो एंटिटीज होती है जो इनमें से कोई भी एक हो सकती है। चैरिटेबल ट्रस्ट एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको आपने पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर अलग अलग जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट्स होते हैं उनके अंदर एस्टैब्लिश करके रखा है। चैरिटेबल सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट, कंपनी सेक्शन 8 वाली, या फिर एनी अदर एंटिटी जो सेबी अपने नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको बताएगी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस अ सोशल एंटरप्राइज जो इन 5 में से कोई भी एक हो सकती है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट एंड सोशल एंटरप्राइज? क्या डिफरेंस होगा? करेक्ट। तो आपका सोशल एंटरप्राइज है ना वो बड़ा अम्ब्रेला होता है। सोशल एंटरप्राइज मींस एनी कंपनी विच इज वर्किंग फॉर, नीचे के जो लाइन दिए गए ना वो उन सारी चीजों में जो काम करती है उसको अपने सोशल एंटरप्राइज करते हैं, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि सोशल एंटरप्राइज हम काम कर रहे तो हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाने के तो अलग अलग तरीके होते हैं ना, हो सकता है हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यार सोशल एंटरप्राइजेस कैन बी आइदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। सोशल एंटरप्राइज मतलब आप इनमें से कुछ भी हो जो इन काम में लगा हुआ है, ठीक है। जो भी कंपनी सोशल एंटरप्राइज का काम कर रही है, सोशल एंटरप्राइज के डेफिनेशन में आती है, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। तो एक बार देख ले कौन कौन से काम होते हैं जो आपको सोशल एंटरप्राइज बनाते हैं। हाँ ना, यहाँ पे लिस्ट दिया गया, ये आप लोगों ने शायद गवर्नेंस वगैरह में भी क्या कहीं तो पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ अब इसमें आ गया, ठीक है। पहला, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन एंड इनइक्वालिटी। हाईलाइट करते जाओ। CSR के टाइम बुक रहेगा सामने, इस सब्जेक्ट में बुक नहीं रहेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हेल्थ केयर से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो पहला आपका हंगर पॉवर्टी से रिलेटेड है, दूसरा हेल्थ केयर। तीसरा एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड। चौथा जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड LGBTQIA कम्युनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारी चीजें। एंड लास्ट होता है नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर। अब इस चीज को अगर देखो ना, देयर इज अ लॉजिक व्हाई इट हैज बीन गिवन इन दिस ऑर्डर, ठीक है। हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट से लेके सबसे कम इंपॉर्टेंट पे इसको लिस्ट को बनाया है। कोई भी इंसान को सस्टेनेबल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसका पेट भरना,
राइट? तो आपने हंगर, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन इसको सबसे ऊपर रखा, ठीक है? अब मान लो इंडिया में हंगर वगैरह खत्म हो जाए पूरा, उसके बाद किस चीज पे आप काम करोगे? तो उसके बाद आप हेल्थ केयर पे काम करोगे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो फिर आपने नेक्स्ट में हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें रखा। मान लो इंडिया में हेल्थ केयर भी एकदम उच्च कोटि का चला गया है, तब फिर आप लोग आते हो एजुकेशन पे कि हाँ ठीक है, सबको खाना मिल गया, सबका हेल्थ केयर ठीक हो गया, अब आ जाओ एजुकेशन पे, सबको पढ़ा दो, सब लोग अपना कमाने लग जाएंगे। एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयबिलिटी। अब सबको एजुकेशन वगैरह भी मिल गया, सब पढ़े लिखे भी हो गए, तब हम लोग फैंसी चीजों पे आते हैं। चलो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन हटाते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, LGBTQIA एम्पावरमेंट, उन पे, ठीक है? अब सब लोग खुश हो गए तो अपने चलते क्लाइमेट पे, थोड़ा क्लाइमेट को ठीक कर लेते हैं, और क्लाइमेट वगैरह सब ठीक हो गया, तब अपने फिर आर्ट, कल्चर, ये सब चीज पे आते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉजिकल लिस्ट, ऐसा नहीं है रैंडम कुछ भी दे दिया गया है। इसको इसी ऑर्डर में अगर याद रखोगे इस लॉजिक से, तो बहुत इजीली याद रहेगा आपको। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट। अब ये जो सोशल एंटरप्राइजेज है वो किस किस तरीके से फंड रेज कर सकती है? तो अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो आप जीरो कूपन बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हो। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है? तो आपने इन्वेस्ट किया और उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, दैट इज जीरो कूपन। सेकंड इज डोनेशंस ले सकते हो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू, या फिर एनी अदर मींस एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। अगर आप फॉर प्रॉफिट हो तो इन दैट केस आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, चाहे आप मेन बोर्ड में कर रहे हो, एसएमई प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, आईजीपी में कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर। एआईएफ को कर सकते हो, या सोशल, एआईएफ में जो हम लोगों ने सोशल इंपैक्ट फंड पढ़ा था ना, उनको कर सकते हो आप। सेकंड, डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, या फिर एनी अदर मींस। नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये ऊपर वाला लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एनपीओ वाला कौन सा एनपीओ होता है एंड उसके ऊपर कौन कौन सा सोशल एंटरप्राइज होता है, ठीक है? एंड लास्ट है इनएलिजिबिलिटी। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे फंड्स रेज नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं हो सकते? ऐसा कोई भी सोशल एंटरप्राइज जिसका प्रमोटर ग्रुप या सोशल एंटरप्राइज आर डीबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। तो प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर और सेलिंग शेयर होल्डर और ट्रस्टी, कोई भी, ठीक है? दूसरा, प्रमोटर, डायरेक्टर, ट्रस्टी इज अ प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी और सोशल एंटरप्राइज विच इज डीबार्ड। कुछ नया है क्या? तुम खुद डीबार्ड हो, नहीं तो तुम किसी और ऐसे कंपनी के प्रमोटर हो जो डीबार्ड है। नेक्स्ट, जिसका प्रमोटर, डायरेक्टर, ट्रस्टी विलफुल डिफॉल्टर है, पढ़ा हुआ है पहले से। नेक्स्ट क्या होगा विलफुल डिफॉल्ट के बाद? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो जिसका प्रमोटर, डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। लास्ट इसमें बस एक ही चीज अलग से बनाया गया है कि अगर आपका प्रमोटर, डायरेक्टर या आप खुद या आपका ट्रस्टी को हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डीबार करवा के रखा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऐसा बोला है कि आप नहीं फंड रेज करोगे, आप ऐसा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे, इन दैट केस यू विल बी डीबार्ड फ्रॉम गेटिंग लिस्टेड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इतना ही है, बोलो। हाँ कर सकते हैं। तो रिस्की हो गया इन व्हाट सेंस? हाँ नहीं रहती, बट देन आप अलाउ ही नहीं करते। पब्लिक कैन नॉट इन्वेस्ट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन। रहेगा रिस्क, बट देन यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस ना। अब कहीं ना कहीं तो आपको सोशल एंटरप्राइजेस को भी प्रमोट करना ही है ना। दे ऑल्सो नीड सोर्सेज जहां पे दे कैन गेट फंड्स। प्लस अब कंपनीज जब इन्वेस्ट करने जाते हैं, दे नीड सोशल एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट फॉर CSR। अब वो इधर उधर खोजने के बजाय तो हम लोगों ने सबके इंटरेस्ट को एक साथ ला के रखा है। अच्छा एक बात बता, अगर किसी कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है किसी सोशल एंटरप्राइज में ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, इन व्हाट सेंस? कंपनी का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, यू आर सेइंग, या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा? इंडिविजुअल तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है? कंपनी होगी, उसका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, यू आर सेइंग, इन व्हाट सेंस? कि उसका पैसा डूब जाएगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे एनीवे अपने प्रॉफिट के लिए करते नहीं है, इट्स मोर लाइक नेकी कर दरिया में डाल। आप मिसयूज कर सकते हो उस फंड्स को, तो अब मिसयूज करने के लिए उपाय क्या है? ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट एक्ट गवर्न कर रहा है। सोसाइटीज है तो सोसाइटी, हाँ कंपनी के फॉर्म में नहीं कर रहा, बट अदर देन दैट दे आर गवर्न ना, तो वहां पे हम लोग गवर्न कर लेते हैं। मतलब उतना उस एक्सटेंट तक आप इनको नहीं करते हो रेगुलेट, बिकॉज वन, इंडिविजुअल्स अलाउड ही नहीं है, पब्लिक अलाउड ही नहीं है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस भी जब इन्वेस्ट करते हैं, दे डोंट वांट, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स, इट इज जस्ट नेकी कर दरिया में डाल। हाँ उस पैसे का मिसयूज होना हो तो वो फिर आपका, तो नॉर्मल केस में अगर लिस्टेड नहीं भी है कंपनी, आपने मान लो अगर हम लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज नहीं भी बनाते तो भी देयर आर कंपनीज व्हिच आर सोशल एंटरप्राइजेस, यू मेक डोनेशंस, हाउ आर दे यूजिंग इट, हाउ डू यू एंश्योर दे आर नॉट मिसयूजिंग द फंड्स? तो पूरा मैकेनिज्म अलग से आपको बनाना ही पड़ेगा ना। ब्लैक से वाइट सबसे ज्यादा इसी में होता है, राइट? बट देन दिस इज समथिंग यू आल्सो हैव टू, इट्स अ नेसेसरी इविल,
यू हैव टू प्रमोट देम। आप अपना फिर गवर्नेंस का जो रूल्स है ना, जो गवर्नेंस वाले प्रैक्टिसेस है, उनको स्ट्रॉन्ग करो ना। तो अभी तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज आया है, अभी क्या 2-3 साल पहले तो आया है। विथ टाइम इट विल ग्रो, विथ टाइम इट विल इवॉल्व, एंड उस समय फिर आप रेगुलेशंस को और टाइट करोगे। बट अभी के लिए हम लोगों ने जैसे इसको लाया है ना, लेटेस्ट फर्स्ट सी कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तब उस पर डिपेंड करता है, समझा। चलिए, इसी के साथ हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी खत्म होता है। फटाक से सब लोग रीड कर लो, फिर अपने यहाँ पे चार्ट बना लेंगे। अब एक बात, हम चार्ट बोलते हैं और तुम भी मेरे तरफ देखता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम अपना नॉर्मल काम कर रहा है, चल हट। तो ऐसे कैसे होता है कि बार बार चार्ट बोलने के बाद हमारी नजरें मिलती है? हाँ वही ना। चला रीड करा। यहां पे इनएलिजिबिलिटी खुद से ही लिख सकते हो आप लोग, लिख लो। इतना तो चार्ट बनाना सिखाई दिए हम। देख, अब फिर देखा, हम उसके तो देखे भी नहीं, लेकिन वो पलट के देखा इधर। ग्रीन शो ऑप्शन, ये एक पैराग्राफ पढ़ के कोई पॉइंट नहीं है, ये अपने जब प्रैक्टिकल करेंगे उसी समय विल सी क्या है। फ्रॉडलेंट बोरो मतलब आप किसी भी तरीके से फ्रॉडलेंट इंटेंशन या गलत इंफॉर्मेशन देके अगर आपने बोरो किया है तो दैट्स अ फ्रॉडलेंट बोरो। फ्रॉड करके बोरो किया है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथियों फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज ICDR रेगुलेशंस होता है यहीं पे खत्म। अब ये बता दो टेस्ट कब ले इसका? नहीं नहीं, ये वाला टेस्ट नहीं, नॉर्मल रिटन वाला टेस्ट। इसका अभी टाइम है अपने पास। हाँ, ट्रिप के बाद नहीं, हम दिसंबर, हाँ संडे, दिसंबर एंड में लेंगे, दिसंबर एंड में लेंगे। अभी इस संडे आपका हम CR का 23-25 आज संडे ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट संडे कॉर्पोरेट फाइनेंस का 9 और 10 लेंगे। इन्विट और रीड साथ में लेंगे, कोई सेंस नहीं बनता इसको अलग अलग लेने का। तो ये बताएगा कौन मेरे को? आज कौन सा डेट है? 10, तो ये 17 को हो जाएगा। 24 को फिर कौन सा ले हम लोग? CR का बाकी सारा हो गया ना, सारफेसी बचा है ना, सारफेसी। इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल देना, हम भूल जाते हैं क्योंकि। फिर 31 आएगा नेक्स्ट, तो वो पूरा वीक है ना, तो केवल 31 फर्स्ट हो रही है, पूरा वीक है। उस 31 को हम डलवा देंगे आपका 9, 10, अरे 31, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, तो हम इसको कर देंगे 2 तारीख को बस।
2 जैन को अलॉट हो जाएगा। ठीक है, दिस टेस्ट शेड्यूल, इसका कोई फोटो खींची ग्रुप में डाल देना। ठीक है, आईसीडीआर क्लियर हुआ गाइस? पक्का प्लीज आईसीडीआर रिवाइज कर लो टाइम पे, नहीं तो ये पूरा दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कल से अपने एक नया कोई चैप्टर, ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्रमोटर वाला। ऐसा तो कोई बात हुआ नहीं था, बट ठीक है। ये है ना, देखो अब ये प्रमोटर होल्डिंग का क्या बोल रहा है, सुनो। आप प्रमोटर होल्डिंग नहीं, एक्चुअली प्री इशू होल्डिंग का बात हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास प्री इशू होल्डिंग मोर देन 20% है, तो मान लो मेरी कंपनी के पास टोटल 100 शेयर्स थे और आपके पास एक केस में 50 शेयर्स है विच इज मोर देन 20, और दूसरे केस में 18 शेयर्स है विच इज लेस देन 20, ये 2 केसेस में। ठीक है, अगर मोर देन 20 है तो आपके पास जितने शेयर्स है आप उसका मैक्सिमम 50% दे सकते हो। तो अगर 50 है तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 25% शेयर्स दे सकते, 25 शेयर्स दे सकते हो। बट अगर मान लो लेस देन 20 है तो कंपनी का टोटल जो शेयर कैपिटल है प्री इशू, उसका मैक्सिमम 10% दिया जा सकता है। तो इस केस में मैक्सिमम 10 दिया जा सकता है। समझ में आया? तो हम जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें उसके पास कम शेयर्स थे, 550 टोटल शेयर्स थे और उसके पास 100 शेयर्स थे, तो उसके पास लेस देन 20% हुआ। लेस देन 20% हुआ तो कंपनी का टोटल शेयर्स कितना आया, कंपनी का 550 टोटल शेयर्स है। ठीक है, 550 का 100 इज इक्वल टू 18%। ठीक है, तो इसका लेस देन 20% हो गया, तो मतलब ये मैक्सिमम 10% ऑफ ये शेयर कर सकता है, तो इसलिए 55 आंसर था एंड नॉट 50। समझा रूल सबको? 110 के ऊपर रहता तो फिर जितना होल्डिंग है उसका 50% दिया जा सकता था। समझा सबको? ठीक है, 1 2 3 का सही आंसर आया था ना, 1 2 का तो गलत ही होता है ना, बस ओवर स्मार्ट बनना है नहीं तो। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, तो ऑन दिस नोट फिर आज का ये लेक्चर आपका आईसीडीआर का हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय।